तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उड़ान की। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया है। ड्रैगन कैप्सूल पहले से ही तय समय से 20 मिनट पहले आईएसएस के साथ डॉक हुआ है। शुभांशु शुक्ला के साथ 3 अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पहुंच गए हैं। वो 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बिताएंगे। साथ ही आईएसएस पहुंचने से पहले शुभांशु शुक्ला ने अर्थ की ऑर्बिट से अपना पहला कॉल किया था। अंतरिक्ष से इस बेहद रोमांचक बातचीत की शुरुआत शुभांशु ने नमस्कार के साथ की और उन्होंने न केवल अभिवादन किया बल्कि अंतरिक्ष में अपने पहले अनुभव को भी साझा किया। Hello everyone, Namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. The excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. Everything silenced, and you were just floating. You unbuckled, and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. I wanted to take this opportunity to thank everyone who has been a part of this. I understand that this is not a personal accomplishment. It is a collective achievement of each and every one of you who has been a part of this journey, and to make this possible, I really want to thank each one of you. Also to family and friends, your support has mattered so much. This is so much because of all of you guys. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के किंगदाओ में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रुख अपनाया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को शामिल नहीं किया गया था, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना इसमें शामिल थी। भारत ने इससे नाराजगी जाहिर करते हुए जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया। इससे पहले राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में आतंकवाद पर भारत के रुख को मजबूती से रखा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी हैं और इन समस्याओं की सबसे अहम वजह कट्टरपंथ, उग्रवाद और आतंकवाद है। कुछ देश आतंकवाद को समर्थन और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। रक्षा मंत्री ने बेहद कड़े लहजे में कहा कि पाकिस्तान को स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. साथ ही आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि आतंकवाद पर भारत का रुख एकदम साफ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पक्ष को मजबूती से एससीओ में रखा, लेकिन एक देश इस बात पर सहमत नहीं हुआ और इसलिए साझा घोषणा पत्र नहीं आ सका। उन्होंने ये भी कहा कि आतंक पर भारत डबल स्टैंडर्ड कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद को लेके जिसको हम लोग चाहते थे कि उस डॉक्यूमेंट में जाए, उसके प्रति एक देश को आपत्ति थी, जिससे कारण से स्टेटमेंट को फाइनलाइज नहीं किया है। जैसे आपको पता है कि स्टेटमेंट के लिए कंसेंसस चाहिए होता है और इस कारण से स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुआ। हमारा पक्ष है, जो हमारा सोच है कि पूरी दुनिया को साथ मिलकर
इस थ्रेट से, इस आतंकवाद के आतंकवाद से लड़ना चाहिए, इसको हमने वहाँ पर रखा। तो एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन पर कड़ा प्रहार किया, आतंकवाद पर उनकी चाल को भी फेल कर दिया। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। चीन पाकिस्तान का खेल भारत ने किया फेल, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करेंगे शेयर बाजार की। जून सीरीज एक्सपायरी पर बाजार फुल जोश में रहा। बाजार में लगातार चौथे महीने एक्सपायरी सीरीज की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, साथ ही तेजी की हैट्रिक लगाते हुए आज सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1000 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने 304 पॉइंट की छलांग लगाई। वहीं निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। मार्केट की डिटेल्स अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज के बाजार में चौतरफा तेजी रही, कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस पूरे सिचुएशन में बाजी मारी? तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन और लगातार 3 सत्रों से हम देख रहे हैं कि बाजार के अंदर क्या शानदार मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। आज का भी बात की जाए तो ऑल टाइम हाई के करीब जाके जो इंडाइसेस है मेजरली वो बंद हुए हैं। रियलिटी में अच्छा खासा वो देखने को मिला है रुझान, ऑयल एंड गैस में रुझान अच्छा है, मेटल्स ने आज आउट परफॉर्मेंस दिखाया। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का देखने को मिला है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो फाइनेंशियल पूरे ही पॉकेट में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल ने अच्छे खासे मूव आज के सत्र में दिखाए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और विप्रो में हमें आज थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगेन मिड कैप की बात करी जाए तो इंडेक्स में पावरफुल तेजी थी और स्टॉक स्पेसिफिक ट्यूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5.5% की तेजी, सेल, एचपीसीएल, मैरिको ने अच्छे खासे मूव दिखाए हैं। डाउनसाइड की बात कर लेते हैं एक बार। फैक्ट, भारतीय हेक्साकॉम, प्रेस्टीज एस्टेट और साथ में मजगांव डॉक शिप बिल्डर में आज थोड़ी सी कमजोरी का सत्र देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए अब आईआरसीटीसी से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें। आने वाले वक्त में आईआरसीटीसी अपने बिजनेस पोर्टफोलियो का विस्तार करने जा रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईआरसीटीसी ने इस लिहाज से एक नया मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत अब आपको एयर टिकट, होटल, लग्जरी ट्रेन, टूर पैकेज जैसी सेवाओं के लिए अलग अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। आईआरसीटीसी सभी 16 प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर एक सिंगल वेबसाइट बनाने जा रहा है, जिसमें लोकल टूर ऑपरेटर्स, होटल मालिक और इंडस्ट्री के अन्य प्रोफेशनल्स को भी इन प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। हर बजट के कस्टमर को उनकी पसंद की सुविधा मिलेगी। इस पहल का मकसद टियर 3 और टियर 4 शहरों के ग्राहकों को जोड़ने का है। साथ ही जो अभी आईआरसीटीसी में रोजाना रेल टिकट के अलावा बाकी सेवाओं में 10,000 तक के ट्रांजैक्शन होते हैं, इसे अगले 3 साल में 1 लाख ट्रांजैक्शन प्रतिदिन पहुंचाना आईआरसीटीसी का लक्ष्य है। तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल जल्द ही महाराष्ट्र के लोगों को बिजली के लिए कम पैसे देने पड़ सकते हैं। सरकार ने पावर टैरिफ में कटौती का फैसला किया है। महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग ने सभी उपभोक्ता कैटेगरी, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में अगले 5 साल के लिए बिजली दरों में कमी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खबर के मुताबिक आने वाले पहले साल में बिजली की दरें 10% घटेंगी और 5 साल में 26% तक की कटौती इसमें की जाएगी। महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा या 5 वर्षामध्ये दरवर्षी विजेचे दर हे कमी करण्याचा निर्णय हा आपण घेतलेला आहे, महावितरणने घेतलेला आहे। त्यामुळे पूर्वी आपण जर गेले 20 वर्ष बघितलं तर साधारणपणे दरवर्षी विजेचे दर 9% ते 10% वाढलेले आहेत, पण आता तेच दर कमी आपण करतो। चलिए एक और अहम खबर आपको बता दें। आरबीआई की तरफ से रेट कट के बावजूद सभी बैंकों ने ग्राहकों के लिए ब्याज दरें नहीं घटाई हैं। इसी मुद्दे पर अब वित्त मंत्री सरकारी बैंकों के साथ एक अहम बैठक करने वाली हैं। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आलोक, बताएं इस बैठक का एजेंडा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर बातचीत संभव है?
बिल्कुल, देखिए जो अभी हाल में ही आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा रेपो रेट में कटौती की थी, उसके बावजूद कई सारे बैंकों की तरफ से ऐसा हो रहा है कि उनको अपने ग्राहकों को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। इसको देखते हुए सरकार काफ़ी गंभीर है और सभी जितने भी सरकारी बैंक हैं उनको उनकी एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में खुद वित्त मंत्री हिस्सा लेंगी। कल ये बैठक होने वाली है शुक्रवार के दिन सुबह में, और इसमें इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है कि जो बैंकों को ग्राहकों को बेनिफिट देना था, यानी कि ब्याज दरों में कटौती को पास ऑन करना था, वो कितनी जल्दी उसको बैंक उसको अमल करेंगे, क्या दिक्कतें हो रही हैं अमल करने में, या क्यों नहीं अभी तक ग्राहकों को इसको पास ऑन किया गया, क्योंकि सरकार चाहती है कि ग्राहकों को इस रेट कटौती का जो बड़ा डिसीजन था आरबीआई की तरफ से, बोल्ड डिसीजन था, उसका फायदा ग्राहकों को मिले। लिहाजा बैंकों की तरफ से क्या दिक्कतें उसमें आ रही हैं, बैंक क्यों नहीं पास कर रहे हैं, ये मुद्दा भी इस बैठक में काफी अहम तरीके से उठाया जा सकता है और हो सकता है कि इसमें बैंकों को इस तरह से एक कहा जाए कि आप जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से ग्राहकों को इसका फायदा दीजिए। कई सारे बड़े बैंकों ने, एसबीआई जैसे बैंकों ने तो ग्राहकों को अपने रेट कटौती का फायदा दिया है, लेकिन बहुत सारे अभी बैंक सरकारी ऐसे हैं और खासतौर से प्राइवेट बैंक ऐसे हैं, उन्होंने अभी तक बेनिफिट नहीं पास ऑन किया है। लिहाजा ये बैठक इस लिहाज से काफी अहम होगी और इसमें हो सकता है सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कहा जाए कि बैंकों को जल्द से जल्द अपने ग्राहकों को रेट कटौती का बेनिफिट पास ऑन करें। जी आलोक, आप हमारे साथ बने रहें, एक और खबर के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, जीएसटी के शो कॉज नोटिस से परेशान इंडस्ट्री के लिए राहत की खबर है। सरकार ने नोटिस के खिलाफ रिव्यू, रिवीजन और अपील के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। डिटेल्स लेते हैं आलोक से। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, जो सर्कुलर जारी किया गया है, इसमें क्या बातें शामिल की गई है और किसे इसका सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा जो इसको इंडस्ट्री है, खासतौर से जिनको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से शो कॉज नोटिस गए हैं। आपको याद होगा पिछले 1-2 सालों में बहुत सारी जो बैंकिंग कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, एफएमसीजी, ऑनलाइन गेमिंग, ई कॉमर्स को बड़े पैमाने पर डीजीजीआई के शो कॉज नोटिस मिले थे। हालांकि सरकार ने काफी दिन पहले कहा था कि इससे राहत दी जाएगी, धीरे धीरे चीजों को ठीक किया जाएगा। बावजूद इसके मतलब अभी तक इंडस्ट्री को ये पता नहीं था कि कहाँ अपील करनी है, कहाँ रिवीजन करनी है, कहाँ इसकी एक तरह से रिव्यू करानी है। लेकिन जो अभी सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है, सभी जितने भी केंद्र और राज्य के जो जीएसटी अधिकारी हैं उनको ये मैसेज जा चुका है कि अब जो भी ये मामले होंगे उसको कहाँ सुनवाई करनी है, किधर सुनवाई करनी है, रिव्यू किसके पास होगा, रिवीजन कहाँ होगा, इसका फिर अगर अपील दाखिल करना होगा तो कहाँ करना होगा, इसके लिए सारे ऑफिसर्स नियुक्त भी किए जा चुके हैं। और अब सारे मामले जो भी पेंडिंग हुए हैं वो इंडस्ट्री के लोग अपने जाके नियम के हिसाब से, जो कि सीजीएसटी एक्ट में जो सेक्शन 107 और 108 के तहत जो मैकेनिज्म है उसके तहत जाके अपने सारे मामले का निपटारा कर सकते हैं। तो ये खासतौर से जो जीएसटी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिहाज से ये काफी अहम कदम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसके लिहाज से भी अगर देखें तो ये इंडस्ट्री के लिए एक तरह से बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्री को ये थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि कहाँ ये विवाद निपटेंगे, कैसे निपटेंगे, इसको लेकर कोई तय फार्मूला नहीं था, तय प्रक्रिया नहीं थी। सरकार ने इस प्रक्रिया को तय बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खबरों पर हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी दर्शकों को देने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट खबर रहेगी, खासतौर पर कल जो अहम बैठक वित्त मंत्री ने बुलाई है और साथ ही साथ किस तरह से जीएसटी के मोर्चे पर कारोबारियों के लिए एक राहत भरा सर्कुलर निकाला गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, आने वाले दिनों में गुजरात में न सिर्फ सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होगा बल्कि इसके कंपोनेंट के लिए भी बड़ी संख्या में प्लांट लगाने की तैयारी है। इसके लिए लाई गई नई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पॉलिसी के तहत करीब 35,000 करोड़ रुपए के निवेश आने की संभावना है। ये है HDI प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB की फैक्ट्री। आप जिस फ़ोन के बिना रह नहीं सकते, जिस लैपटॉप के बिना काम नहीं कर सकते, वो फ़ोन और लैपटॉप इस PCB के बिना चल नहीं सकता। लेकिन हमें इस PCB और ऐसे कई बेहद ज़रूरी कंपोनेंट मसलन लिथियम आयन सेल, डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अब इंपोर्ट पर यह निर्भरता जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में गुजरात में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्लांट बड़ी संख्या में लगने वाले हैं। इसके लिए गुजरात सरकार ने जो एक खास नई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पॉलिसी का ऐलान किया है, उसके तहत करीब 35,000 करोड़ के निवेश आने की उम्मीद है।
हमारा प्रयास यही रहता है कि हम ये दोनों पॉलिसी को सिनर्जी में बनाए कि जिससे इंडस्ट्री को न सिर्फ इंसेंटिव्स मिले बट जो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम कहते हैं जो बहुत जरूरी होता है कि उनको टाइमली इंसेंटिव्स मिले और उनको एक जो एक श्योरिटी रहे, एक सर्टेनिटी रहे कि हमें कितना इंसेंटिव मिलेगा, कब मिलेगा। तो ये भी बहुत हमने इसका ध्यान रखा है और बहुत क्लियरली, बहुत सिंप्लीफाइड वे में। नई पॉलिसी के तहत गुजरात सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पर केंद्र सरकार के बराबर आर्थिक मदद दे रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लगाने पर 12.5 करोड़ की अतिरिक्त मदद भी मिलेगी। इंडस्ट्री चैम्बर नैस्कॉम मानती है कि ये पॉलिसी गेम चेंजर हो सकती है। मेरा ये रहेगा कि ये चेंजेस अगर जितनी स्पीड से अगर हम कर पाए तो बेहतर रहेगा। हाँ, सजेशन को तरह से ज़रूर, उसमें कोई बात नहीं है, उसको वेरविदोल करे, वेटेज दे और उसके बाद उसको जितनी स्पीड से अगर निकाले और सजेशन एडप्ट करे तो बेहतर होगा कि हमारे प्रोग्रेस में, अगर हम अगले 10 साल की लीडरशिप की बात सोच रहे हैं तो प्रोग्रेस के हिसाब से ये एक मेरा सजेशन रहेगा कि लेट अस ट्राई टू मेक अमेंड्स ऑफ द सजेशन एज फास्ट एज पॉसिबल। भारत में सालाना $45 बिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की डिमांड है, लेकिन उत्पादन सिर्फ $5 बिलियन का होता है। बाकी कंपोनेंट हम चीन से आयात करते हैं। इस पॉलिसी से पूरे देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को तो हम बढ़ावा दे ही सकते हैं, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्षेत्र में अन्य देशों की मोनोपोली है उसको भी चैलेंज कर सकेंगे। केतन जोशी, गांधीनगर। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहाड़ों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड, बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाएं सामने आ रही है। किश्तवाड़ और कारगिल में भूस्खलन से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि कुल्लू में एक दमकल वाहन मलबे में फंस गया। मनाली में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मंडी में ब्यास नदी उफान पर है और कुल्लू में तेज बहाव में एक गाड़ी बह गई। पहाड़ी इलाकों में मौसम की मार अब डराने लगी है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चलिए एक टेक न्यूज आपको दे दें। सैमसंग ने भारत में bespoke AI होम अप्लायंसेस की नई रेंज लॉन्च कर दी है, जिसमें स्मार्ट रेफ्रिजरेटर और ऑल इन वन लॉन्ड्री कॉम्बो शामिल है। लॉन्ड्री कॉम्बो में कपड़े वॉश और ड्राई दोनों एक ही यूनिट में होते हैं। साथ ही ऑटो ओपन डोर और फ्लेक्स ऑटो डिस्पेंस जैसे फीचर्स भी आपको इसमें मिलते हैं। बात करें कीमत की तो इसकी कीमत है 3,19,000 रुपये। नया AI रेफ्रिजरेटर भी लॉन्च किया गया है, जो आपको 87 से ज़्यादा फूड आइटम्स की पहचान कर एक्सपायरी अलर्ट और रेसिपी देगा, जिसकी कीमत 44,000 रुपये से शुरू होती है। हमारी जो जर्नी पिछले साल से स्टार्ट हुई, जब हमारे रेवेन्यू का 12% वाज कमिंग फ्रॉम bespoke होम अप्लायंसेस, जो अभी 50% है। सो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर्स आर अडेप्टिंग टू दिस होम अप्लायंस bespoke होम अप्लायंसेस एंड दे आर ऑल्सो अडेप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज। तो हमारा विजन है कि हम इंडिया मार्केट को bespoke AI होम अप्लायंसेस से लीड करना चाहते हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। CBSE 10वीं बोर्ड में अब 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा, एक बार फरवरी में और एक बार मई में। इससे किसका फायदा होगा और क्या इससे छात्रों पर दबाव घटेगा, इसी पर ही हम खास चर्चा करेंगे आज शाम कंज्यूमर अड्डा में 5:57 पर। जरूर देखिए बोर्ड एग्जाम अब डबल चांस।